तो हेलो दोस्तों, बैटल थ्रू द हेवंस के एक और जबरदस्त नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिया ने 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स को हरा दिया था और तीनों ड्रैगन किंग्स वहां से भाग गए थे। और इतनी बड़ी फाइट लड़ने के कारण शाओयन अनकॉन्शियस हो गया था और तभी जिया ने शाओयन को सहारा दिया। अब नॉवल में आगे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हुई ये बड़ी फाइट आखिरकार खत्म हो चुकी थी और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ने एक मैसिव विक्ट्री हासिल कर ली थी। इस बैटल के बाद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की ओवरऑल स्ट्रेंथ बिना शक के बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी और वो 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड से कहीं आगे निकलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स डिक्लाइन की तरफ बढ़ने वाले थे। ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड ड्रैगन एम्परर का सिंबल था। पहले 3 आइलैंड्स के बहुत से वॉरियर्स जियान को ड्रैगन एम्परर मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज की घटना के बाद ये डाउट पूरी तरह खत्म हो चुका था। ट्रू ड्रैगन एम्परर द्वारा ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड को समन करना उनके ब्लड लाइन के अंदर से प्रेशर पैदा करता था और यही प्रेशर उन्हें सोच समझकर चॉइस लेने पर मजबूर करता था। फ्यूचर में 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स के पास ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अटैक करने का कोई चांस नहीं रहने वाला था। अब वो सिचुएशन कंट्रोल करने की पोजीशन से हटकर सिर्फ रिएक्ट करने की हालत में आ गए थे और अब वो बस हेल्पलेस होकर इंतजार कर सकते थे कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अपनी स्ट्रेंथ पूरी तरह रिकवर करे और फिर एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की कंप्लीट यूनिफिकेशन के लिए तीनों आइलैंड्स को खत्म कर दे। बेशक इस स्टेज तक पहुंचने में अभी काफी समय लगने वाला था। 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स की डिफीट के बाद ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड एक बिजी एटमॉस्फेयर में चला गया। बैटल के बाद रिजॉल्व करने के लिए बहुत सी चीजें थीं, खासकर इसलिए क्योंकि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को कई नए रेजिडेंट्स मिले थे। जब पूरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बिजी था, उसी दौरान शाओयन ने एक हिडन रूम चुना और अनाउंस किया कि वो रिट्रीट में जा रहा है। इस बार उसकी इंजरीज सच में बहुत सीरियस थीं। वो शाओयन ऑलमोस्ट मर ही गया था, इसलिए बॉडी कंडीशन को एडजस्ट करना जरूरी था ताकि फ्यूचर कल्टीवेशन में कोई सीक्वेला न रह जाए, वरना नुकसान अनबेरेबल होता। एक क्वाइट रूम के अंदर हल्की सैंडलवुड फ्रेग्रेंस फैली हुई थी। शाओयान कोल्ड जेड से बने स्टोन प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसकी दोनों आंखें बंद थीं और रिच एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही थी और उसकी ब्रीथिंग के रिदम के साथ धीरे धीरे उसके बॉडी में एंटर हो रही थी। शाओयान को इस चेंबर में आए हुए 10 दिन हो चुके थे। शाओयान के बॉडी के अंदर की एक्सट्रीमली सीरियस इंजरीज धीरे धीरे रिकवर हो चुकी थीं। इंजरीज इंप्रूव होने के बावजूद शाओयान के जागने के कोई साइंस नहीं थे। शाओयान का बॉडी बिल्कुल स्टोन स्टैचू की तरह बन गया था। जब से शाओयान अंदर आया था तब से उसी पोस्चर में था, लेकिन बाहर से शांत दिखने वाला ये सीन शाओयान के बॉडी के अंदर चल रही असली सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। शाओयान के बॉडी के अंदर उसका हार्ट धीरे धीरे धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ पर्पल रेड ब्लड की एक स्ट्रैंड निकलती और ये वही पर्पल रेड ब्लड है जो कि जिया ने शाओयान को दिया था। ये ब्लड उसके हार्ट से सीप होकर पूरे बॉडी में फैल जाती। इस पर्पल रेड ब्लड में टेरिफाइंग टेम्परेचर था। जहां जहां ये ब्लड मेरिडियंस और मसल्स से गुजरता वहां बॉइलिंग सी सेंसेशन होती, लेकिन ये बॉइलिंग पेन नहीं देती थी, बल्कि रीबर्थ जैसी मिस्टीरियस फीलिंग देती थी। शाओयान खुद नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। रिट्रीट शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही शाओयान के हार्ट में छुपी यह नई ब्लड लाइन स्ट्रेंथ अपने आप बाहर आने लगी थी और ये ब्लड लाइन स्ट्रेंथ देखने में वीक लगती थी, लेकिन इसका इफेक्ट बेहद मिस्टीरियस था। शाओयान की बॉडी की सीरियस इंजरीज सिर्फ 10 दिनों में हील हो पाईं। उसमें इस पर्पल रेड ब्लड का बहुत बड़ा रोल था। शाओयान को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्पल रेड ब्लड अपनी यूजुअल काम नेचर छोड़कर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने इसे फोर्सफुली कंट्रोल नहीं किया। शाओयान ने इसे फ्रीली फ्लो करने दिया। इसका रीजन ये था कि हर बार जब ये ब्लड शाओयान के बॉडी में सर्कुलेट करता तो शाओयान को अपनी स्ट्रेंथ में हल्की इंक्रीज महसूस होती। ये पर्पल रेड ब्लड लगातार शाओयान के बॉडी को टेम्पर और रिफाइन कर रहा था। ये रिफाइनमेंट शाओयान के लिए पूरी तरह बेनिफिशियल थी, इसलिए शाओयान ने प्रोसेस को रोका नहीं। टाइम के साथ वो एक स्लम्बर जैसी स्टेट में चला गया। शाओयान का हार्ट स्टेडी रिदम में धड़कता रहा और पर्पल रेड ब्लड बिना रुके उसके मेरिडियंस और फ्लैश को रिफाइन करता रहा और इसी रिफाइनमेंट के साथ शाओयान की ऑरा भी स्लम्बर के दौरान धीरे धीरे राइज होने लगी। पूरी तरह क्वाइट रूम के अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट बेहद ब्लरी हो चुका था। हल्की सैंडलवुड फ्रेग्रेंस धीरे धीरे फैल रही थी और इस खुशबू में ऐसी सेंट थी जो अटेंशन को स्टडी कर देती थी। इसी काल्म एटमॉस्फेयर के बीच टाइम बिना किसी आवाज के क्वाइटली फ्लो कर रहा था। इसी तरह 3 महीने बीत गए। शाओयान पूरे 3 महीने तक रिट्रीट में बैठा रहा
खुद शाओयान को भी अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा समय लग जाएगा, लेकिन स्लम्बर की हालत में शाओयान टाइम को पूरी तरह भूल चुका था। शाओयान अपने फिजिकल बॉडी के टेम्परिंग की उस ब्यूटीफुल फीलिंग में पूरी तरह इमर्स था। शाओयान क्वाइट रूम के अंदर कोल्ड जेड बेड पर चुपचाप बैठा था। शाओयान की स्किन पर हल्का पर्पल कलर दिखाई दे रहा था। स्किन के नीचे फेंट पर्पल रेड फ्लो भी नजर आ रहा था। इस पर्पल रेड फ्लो से बेहद पावरफुल फ्लक्चुएशन बाहर फैल रही थी, हल्की ग्लो फ्लिकर कर रही थी, और इस समय ये ग्लो शाओयान के पूरे बॉडी के चारों तरफ फैल चुकी थी। सर्कुलर पर्पल रेड ग्लोज शाओयान के हार्ट से निकलकर बॉडी के हर एक कॉर्नर तक पहुंच रही थी। ये ग्लो पूरे 3 महीने तक शाओयान के बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती रही। 3 महीने की टेम्परिंग ने शाओयान की पहले की पेल स्किन को पर्पल रेड शेड में बदल दिया था। यहाँ तक कि शाओयान के ब्लैक हेयर में भी हल्की रेड टिंट आ गई थी। पहली नजर में ही शाओयान किसी डीमन जैसा लग रहा था। बेशक चेंज सिर्फ आउटर अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं था, और शाओयान की ऑरा भी एडवांस्ड 1 स्टार दाओशेंग के ट्रू पीक तक पहुंच चुकी थी, और अब बस एक छोटा सा स्टेप और शाओयान दाओशेंग 2nd स्टार में ब्रेक थ्रू कर सकता था। ब्लड लाइन द्वारा बॉडी टेम्पर होना शाओयान के लिए सच में बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो रहा था, लेकिन ऑरा पीक पर पहुंचने के बाद भी शाओयान स्लम्बर से वेकअप नहीं हुआ, और टाइम इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और शाओयान उसी स्लम्बर स्टेट में बना रहा, और 91 डेज, 93 डेज, 99 डेज इसी तरह पास हो गया। दिन पर दिन टाइम पास होता गया, और जैसे ही 100th डे आया, क्वाइट रूम के अंदर अचानक एक स्ट्रेंज रंबलिंग साउंड गूंज उठा। ये साउंड फ्लोइंग वाटर जैसा लग रहा था। अगर कोई ध्यान से सोर्स ढूंढता तो हैरानी से देखता कि ये आवाज शाओयान के बॉडी से आ रही थी, जो कि कोल्ड जेड बेड पर बैठा हुआ था। और इस रंबलिंग साउंड के बाद शाओयान के आसपास का स्पेस वायलेंटली फ्लक्चुएट करने लगा। सब्सटेंस लाइक एनर्जीज की वेव्स इकट्ठा होकर विंड के कई क्लस्टर्स बनाने लगी, और ये क्लस्टर्स शाओयान के चारों तरफ घूम रहे थे और हाउलिंग साउंड निकाल रहे थे। घूमती हुई विंड की स्पीड लगातार बढ़ती गई। आखिरकार ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्वाइट रूम के अंदर भरने लगी और वॉर्टेक्स में अब्जॉर्ब होने लगी। वर्टेक्स का साइज तेजी से स्वेल करने लगा, और एक जोरदार बैंग के साथ मजबूत क्वाइट रूम उस मैसिव विंड से पूरी तरह फट गया, और बाहर से डैजलिंग लाइट अंदर की तरफ चमकने लगी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अचानक प्रकट हुए इस एनर्जी वर्टेक्स को वहां मौजूद कई एक्सपर्ट्स ने तुरंत सेंस कर लिया, और कई फिगर तेजी से आगे बढ़ीं, और कुछ ही फ्लैशेस में उस क्वाइट रूम के बाहर पहुंच गईं, जहां शाओयान मौजूद था। सामने बुरी तरह घूमते हुए एनर्जी स्टॉर्म को देखकर वहां सबकी आंखों में शॉक साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय ड्रैगन हॉल की दिशा से एक हल्की लेकिन अथॉरिटेटिव आवाज गूंजी, और ड्रैगन एम्परर जिया ने कहा, पैनिक मत करो, सब लोग अपनी अपनी पोस्ट्स पर वापस लौट जाओ। जैसे ही ये आवाज गूंजी, कुछ फिगर्स तेजी से आकाश में प्रकट हुईं। ये जिया थी, उसके साथ लिटिल फेरी डॉक्टर चिंग लिन, और बाकी लोग भी थे। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स ने जिया को देखते ही जल्दी से बाव किया और धीरे धीरे पीछे हट गए। जिया हवा में तैरते हुए नीचे वॉर्टेक्स के अंदर मौजूद शाओयान को देखने लगी, और हल्की हंसी के साथ जिया बोली, मैं सोच ही रही थी कि इसे रिकवर होने में इतना समय क्यों लग रहा है, मगर ये तो एक्चुअली ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहा है। जिया ये की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और छिंगलिन ने भी दिल से राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वो दोनों अंदर ही अंदर बहुत वरीड थीं, और अगर जियन ने उन्हें भरोसा न दिलाया होता कि सब ठीक है, तो वो दोनों खुद को रोक नहीं पाती और जबरदस्ती उस रूम में घुस जाती जहां पर शाओयान था। आखिर शाओयान की इंजरीज इस बार बेहद सीवियर थीं, और सबको डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। लेकिन अब वर्स्ट केस जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ। उल्टा शाओयान को डिजास्टर के अंदर ब्लेसिंग ही मिल गई थी। शाओयान ने अपने शरीर के अंदर मौजूद ब्लड लाइन स्ट्रेंथ का सहारा लेकर डूशेंग 2nd स्टार तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी थी। यह देखकर पास खड़े याओमिंग ने सिंसियरली कहा, ब्रदर शाओयान सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। कुछ महीने पहले ही वो इनिशियल डूशेंग थे, और अब 2nd स्टार तक ब्रेक थ्रू का चांस पा चुके हैं। शाओयान के ब्रेक थ्रू दौरान याओमिंग कभी कभी 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब लौटता जरूर था, लेकिन ज्यादातर समय ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ही रहता था, क्योंकि एंशंट वॉइड ड्रैगन जैसा पावरफुल सपोर्ट आसानी से नहीं मिलता। और तो ऊपर से अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड साफ साफ रियूनिफिकेशन की ओर बढ़ रहा था। ऐसे मौके कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। जब ऊपर आसमान में सब शाओयान के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तभी आसपास से वॉर्टेक्स में खिंचती एनर्जी और भी टेरिफाइंग हो गई।
धीरे धीरे वॉर्टेक्स के अंदर एनर्जी इतनी डेंस हो गई कि वो विस्कस लगने लगी। एनर्जी की बूंदें साफ दिखाई देने लगीं, जो वॉर्टेक्स के चारों तरफ तैर रही थीं, और हर बूंद से फ्राइटनिंग फ्लक्चुएशन निकल रहा था। वॉर्टेक्स घूमते घूमते अब एक एनर्जी वर्लपूल जैसा बन चुका था। कुछ ही मिनटों में आखिरी बची एनर्जी भी लिक्विड ड्रॉपलेट बनकर उस विशाल वर्लपूल में मर्ज हो गई। तभी अचानक एक बैंग के साथ पूरा वर्लपूल वायलेंटली कांपने लगा, और उसी पल 100 दिन की डीप स्लंबर में डूबा हुआ स्याओयान अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। स्याओयान की आंखों से दो शॉकिंग पर्पल रेड लाइट्स सीधे बाहर निकल पड़ी। ये पर्पल रेड लाइट्स आसमान की तरफ शूट हुईं, और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के कई मेंबर्स ने उसी पल अपने ब्लड लाइन के अंदर से एक स्ट्रेंज प्रेशर महसूस किया। तभी उस भीड़ में किसी ने हैरानी से कहा, ये ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन का प्रेशर है। ये उस लड़के के बॉडी से क्यों आ रहा है? एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के कई लोग शाओयान से आ रहे इस प्रेशर से हैरान रह गए। वहीं आकाश में खड़ी जिया के चेहरे पर भी सरप्राइज साफ दिख रहा था, और उस लाइट से उसे एक जाना पहचाना एहसास मिल रहा था। तभी जिया ने गंभीर स्वर में कहा, ये ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ है, मगर इसके अंदर कुछ और एनर्जी भी मिक्स्ड है। बाकी लोग ये नहीं जानते थे कि शाओयान की ब्लड लाइन दरअसल शाओ क्लैन, गू क्लैन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के फ्यूजन से बनी थी। इसी वजह से उस शक्ति में ड्रैगन फिनिक्स की सेंट स्वाभाविक रूप से मौजूद थी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर अचानक कई आवाजें गूंज उठीं, जब स्याओयान ने अचानक अपना मुंह खोल दिया, और सबने देखा कि वो विशाल एनर्जी वर्लपूल धीरे धीरे एक वाटर पिलर में बदल गया और सीधा स्याओयान के अंदर अब्जॉर्ब हो गया। जिस कोल्ड जेड बेड पर शाओयान बैठा हुआ था, वो आखिरी एनर्जी लिक्विड के उसके शरीर में घुसते ही टुकड़ों में फट गया, और उसी पल शाओयान के शरीर से एक असाधारण रूप से फ्राइटनिंग ऑरा बाहर फैलने लगी, और उस ऑरा ने पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को ढक लिया। जिया के ग्रुप ने उस ऑरा को महसूस करते ही अपने दिल में राहत की सांस ली, और उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी शाओयान ने सिर उठाया और धीरे से एक विशस हवा बाहर छोड़ी। वो हवा इकट्ठा होकर एक लिक्विड ड्रॉप में बदल गई और नीचे बिखरे कोल्ड जेड के डस्ट पर गिर पड़ी। हल्की चमक के साथ वो कोल्ड जेड के टुकड़े फिर से इकट्ठा होकर एक स्टोन प्लेटफॉर्म बन गए, और उस प्लेटफॉर्म से भी एक शॉकिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रही थी। शाओयान ने लंबी सांस लेकर खड़े होते हुए मुट्ठी भींची, और शाओयान के शरीर की हर एक सेल से लाइटनिंग जैसी स्पीड से जबरदस्त फोर्स फैल गई। शाओयान ने खुद अपने शरीर की हालत महसूस की, और शाओयान की आंखों में खुशी चमक उठी, और यह देखकर शाओयान ने कहा, इतना पावरफुल फिजिकल बॉडी, 3 महीनों तक ब्लड लाइन टेम्परिंग के बाद अब शाओयान का फिजिकल स्ट्रेंथ शायद एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से भी कम नहीं था। तभी शाओयान ने हल्के से अपने चेस्ट को छुआ और मन ही मन सोचा, इस बार सच में डिजास्टर के अंदर ब्लेसिंग मिल गई। अगर शाओयान लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होती, तो शाओयान के हार्ट के अंदर छुपी वह मिस्टीरियस ब्लड लाइन एक्टिवेट ही नहीं होती, और वो इतनी जल्दी डूशेंग सेकंड स्टार तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, न ही शाओयान का शरीर इस लेवल तक स्ट्रेंथन होता। शाओयान ने साफ महसूस किया कि अब भी उसके हार्ट से पर्पल रेड ब्लड की हल्की धाराएं निकल रही थीं और शाओयान के शरीर को रिफाइन कर रही थीं। हालांकि असर पहले से कम था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बेहद टेरिफाइंग साबित होने वाली थी। तभी ऊपर आसमान से हंसी की आवाज आई, और याओ मिंग ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ ब्रदर शाओयान, कंग्रेचुलेशंस, इतनी कम टाइम में एक और ब्रेक थ्रू, ऐसी टेरिफाइंग ट्रेनिंग स्पीड तो हमें भी शर्मिंदा कर दे। ये कहते हुए याओ मिंग का ग्रुप आसमान से नीचे उतरा और शाओयान से थोड़ी दूरी पर आकर खड़ा हो गया। तभी शाओयान ने हाथ जोड़कर याओ मिंग को ग्रीट किया। फिर शाओयान की नजर जिया पर गई, और उसे देखकर शाओयान के दिल को सुकून मिला। साफ था कि जिया अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। तभी शाओयान ने पूछा, मेरी ये रिट्रीट कितने समय चली? यह सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 3 महीने से ज्यादा, पूरे 100 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर शाओयान की आंखों में सरप्राइज चमक उठा। 100 दिन? फिर शाओयान ने तुरंत पूछा, अलायंस की तरफ से कोई न्यूज आई? तभी लिटिल फेरी डॉक्टर का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मास्टर याओ लाओ का मैसेज आया था। वो चाहते हैं कि तुम जल्दी से फॉलिंग स्टार पेविलियन लौट आओ। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जन्म लेने वाली है, और हॉल ऑफ सोल्स ने मूवमेंट शुरू कर दी है। लगता है उनका टारगेट वही डीमन फ्लेम है। यह सुनकर शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया। शाओयान को पहले से अंदाजा था
कि हॉल ऑफ सोल्स चुप नहीं बैठेगा और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसी चीज को वो किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं थे। तभी शाओयान की आवाज भारी हो गई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो हम आज ही फॉलिंग स्टार पेविलियन लौटते हैं। डिमोनिक फ्लेम के मैटर्स पर डिस्कशन भी जरूरी है। इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए शाओयान ने बहुत कुछ झोंक दिया था और हून क्लैन जैसे दुश्मनों के सामने शियाओ यान को और भी ज्यादा एफर्ट लगाना था। आखिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिमोनिक फ्लेम शियाओ यान को हासिल करनी ही थी। तभी जिया ने शियाओ यान के ग्रुप की बातचीत सुनने के बाद मुस्कुराते हुए सबको बताया कि वो भी सेंट्रल प्लेन्स वापस जाने वाली है और इस जर्नी में सबके साथ चलेगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आप इसके आगे का भी एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।